नमस्कार साथियों, श्रीकांत आपके सामने एक बार हाजिर हूँ इतिहास की एक नई क्लास में। इतिहास में हम लोगों ने सल्तनत काल के राजनीतिक कालखंड को समाप्त कर दिया था, यानी कि 1526 तक हमने सल्तनत काल देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे सल्तनत काल का प्रशासन, सल्तनत कालीन प्रशासन, क्योंकि सल्तनत कालीन प्रशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से सल्तनत कालीन प्रशासन को एक मिनट दोस्तों, सल्तनत कालीन प्रशासन को समझने के लिए कुछ बातें हमको पहले समझनी पड़ेगी। सल्तनत काल का प्रशासन है क्या आखिर। ठीक है, एक सेकंड, वो थोड़ा सा चेक कर रहे थे कि वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। तो हाँ, तो सल्तनत काल का जो प्रशासन है, पहली बात तो ये है कि सल्तनत काल की स्थापना कब होती है, 1206 में। ठीक है, सल्तनत काल की स्थापना कब होती है, 1206 में। 1206 में कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। ठीक है, हालांकि वो गोरी का दास रहता है, मगर करता कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। ठीक है, तो 1206 से लेके 1526 तक क्या चल रहा है, सल्तनत काल। सल्तनत काल का टाइम इतना ही है। ठीक है, इसके बाद फिर 1526 से क्या हो जाएगा, मुगल काल आ जाएगा। ठीक है, मुगल काल अभी पढ़ना नहीं है, मैं जानने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि 1526 से मुगल काल की स्थापना हो जाती है। तो ये जो बात है कि हाँ, अब सल्तनत काल का जो प्रशासन है, तो आज हम सल्तनत काल का प्रशासन किस तरह से समझेंगे, किस तरह से देखेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। काफी हमें लगता है कि आज एक क्लास में पूरा हो नहीं पाएगा, तो 2 वीडियो हमको इसमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे मैं प्रश्न देख रहा था, हर एग्जाम में सल्तनत काल के प्रशासन से आता ही आता है। ठीक है, तो प्रशासन, जैसा कि नाम से ही प्रशासन है, सल्तनत काल का प्रशासन कैसे था, धर्म आधारित था। क्यों, ठीक है, धर्म आधारित या धर्मतांत्रिक कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, धर्म से संबद्ध था। जो पूरा प्रशासन था इसका, वो किससे संबद्ध था, धर्म से संबद्ध था, क्योंकि इस्लामी राज्य की स्थापना हो गई है भारत में। ठीक है, इस्लामी कानून कैसे चलता है, इस्लामी कानून की मान्यता 3 तरीके से चलती है। किससे, जो शरीयत है। ठीक है, इस्लामी कानून, अगर आपको पता हो तो इस्लामी कानून कैसे चलता है, इसी तरीके से चलता है, शरीयत है। ठीक है, फिर क्या है, फिर कुरान है। ठीक है, फिर क्या है, हदीस है। ठीक है, हदीस है। बाद में कुछ लोगों ने इसमें कयास भी जोड़ दिया। चलिए, कयास भी जोड़ दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कयास तो बाद में जोड़ा गया, मगर बेसिकली ये जो 3 चीजें, शरीयत, कानून, हदीस, इसी के आधार पर पूरा इस्लामी राजतंत्र चलता है। ठीक है, और ये शासन कैसा है, धर्मतांत्रिक शासन है, धर्म से ओतप्रोत है। जितने भी इस्लामी के सुल्तान बैठते हैं, सबका उद्देश्य क्या है, शासन करना तो है ही है। ठीक है, किसकी रक्षा करना है, मुस्लिमों की। ठीक है, मुस्लिम जनता के लिए कानून बन रहे हैं, मुस्लिमों की रक्षा के लिए पूरा का पूरा खेल हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे इतिहासकारों ने बताया है कि कैसे हिंदुओं के विरोधी ये रहते हैं। कुछ एक शासक को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ तो बहुत कट्टर रहते हैं हिंदू विरोध में, जैसे फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, ये लोग एकदम प्रॉपर हिंदू विरोधी रहते हैं। ठीक है, अब इनकी चाहे जो भी मजबूरियां रही हो, चाहे राजनीतिक मजबूरी रही हो, चाहे धार्मिक मजबूरी रही हो, चाहे आर्थिक मजबूरी रही हो, लेकिन सच यही है कि जो सल्तनत काल का प्रशासन चलता है, वो कैसा चलता है, धर्म आधारित प्रशासन है, धार्मिक रूप से चलता है, धर्म से संबद्ध है। यानी कि जो राजतंत्र चल रहा है, ठीक है, ये निरंकुश धार्मिक शासन चल रहा है, निरंकुश धार्मिक शासन व्यवस्था के साथ में चल रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो धर्म आधारित है। धार्मिक रूप से का मतलब है धर्म आधारित है। आप फिरोज शाह तुगलक के निर्णय देखेंगे, पूरे धर्म आधारित है। मंदिरों पे हमला करना धर्म आधारित है। तो कारण क्या है, इस्लामी राजतंत्र है। इस्लामी राजतंत्र में सर्वे सर्वा कौन है, खलीफा है। ये सभी सुल्तान खलीफा के नायब के रूप में है। ठीक है, खलीफा के नायब के रूप में ये सभी सुल्तान जो है शासन चलाते हैं।
वो एक अलग की बात है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे जो शासक रहते हैं उन्होंने इसको बहुत नहीं माना, ठीक है। और दूसरी बात, मैं जैसे पहले भी कहा हूं कि जो राजतंत्र है, खास करके राजतंत्र में जिसकी तलवार में धार है वही गद्दी पे बैठता है और वही गद्दी को सही से चला सकता है, यानी कि शासन तंत्र को वही सही से चला सकता है। ऐसा कोई कमजोर व्यक्ति शासन चला ही नहीं सकता है, क्योंकि पहली बात क्या है, सल्तनत काल में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं है, ये सब पॉइंट है, ठीक है। इस्लामी कानून कैसे चलता है, शरीयत से, कुरान से, हदीस से, कयास से, ठीक है। सल्तनत काल में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं है। आप पूरा सल्तनत काल देख डालिए तो आपको पता चलेगा, ठीक है। उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं है। जो जितना शक्तिशाली है, नियम नहीं है, जो जितना शक्तिशाली है वो सत्ता प्राप्त कर ले, ठीक है। आप देखते होंगे ना, इस्लामी कानून शरीयत, कुरान, हदीस, कयास के आधार पर चलता है, ठीक है, के आधार पर चलता है। लिखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, पढ़ाने में जब दिमाग लगा रहता है तो लिखने में बहुत ध्यान नहीं जाता, ठीक है। हाँ, अब आप देखेंगे कि जो पूरा सल्तनत काल का राजनीतिक इतिहास जो आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, कहानी रूप में उसको समझेंगे, तो आप देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक किसका उत्तराधिकारी था, किसी का उत्तराधिकारी नहीं था। इल्तुतमिश ने अपने से शासन पाया। हाँ, इल्तुतमिश के रजिया सुल्तान को कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने उत्तराधिकार को, यानी कि अपने जो कह सकते हैं कि जो उसके बाद आने वाले शासक हैं उनकी घोषणा करता है। लेकिन रजिया सुल्तान के बाद फिर क्या होता है, यानी कि वही तलवार की बात चल रही है, यानी कि जो जिसको हरा दे, भाई भाई को मार रहा है, अमीर है वो शासक बना रहा है, ठीक है। जो जितने क्षत्रप हैं, जो जितने कह सकते हैं कि सूबेदार हैं, वो सब अपने अपने तरीके से गुटबाजी है। ऐसी स्थिति में फिर अब आप देखिए 1290 में फिर खिलजी वाले आ जाते हैं, बलबन आ जाता है। बलबन तो पहले ही रहता है, मान लीजिए कि बलबन तो 1265 से 1287 तक है, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि बलबन का तो कोई उत्तराधिकार, उसके बाप दादा तो गद्दी पे बैठे नहीं थे, कोई नहीं बैठा था। तो जिसकी तलवार में शक्ति है, जिसकी तलवार में धार है, वही सल्तनत की गद्दी पे बैठेगा। कोई उत्तराधिकार का नियम नहीं है। जो जिसको मार के गद्दी हथिया ले, बिल्कुल सैर सपाटा है, मैदान खाली है। आओ मैदान में लड़ाई करो, एक सामने वाले को हराओ, जाओ गद्दी संभालो, तुम्हें कोई ना हटा दे, इस बात की चिंता रखो, ठीक है। तो सल्तनत काल में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं है। इस्लामी कानून शरीयत का, कुरान, हदीस, कयास के आधार पर चलता है, ठीक है। धर्मतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ठीक है। धार्मिक आधार पर, स्वरूप कैसा है, धार्मिक आधार पर है, ठीक है। राजतंत्र है, ठीक है, लेकिन निरंकुश राजतंत्र है, निरंकुश धार्मिक राजतंत्र है। फिरोज शाह तुगलक के समय, मोहम्मद तुगलक के समय, वो फिरोज शाह तुगलक के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, सिकंदर लोदी के समय में हिंदू विरोधी भावना रहेगी ही रहेगी। जहां पे धर्म से संबंधित एक धर्म का व्यक्ति अगर बैठेगा और तो अपने धर्म के लोगों को तो मरवाएगा नहीं, मरवाएगा तो दूसरे धर्म के विधर्मी लोगों को। हिंदुओं को तो काफिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुओं को, गैर मुस्लिम लोगों को काफिर कहा जाता है, ठीक है। काफिर शब्द यही है, गैर मुस्लिम लोगों को काफिर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इस्लामी सत्ता में, इस्लामी शासन में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को स्थान है, गैर काफिरों को स्थान नहीं है। यानी कि गैर मुस्लिम लोगों को कोई जगह नहीं दी गई है, ठीक है। ये पूरी उनकी व्यवस्था है। तो इस आधार पे आप समझिए कि सल्तनत काल का जो प्रशासन है वो कैसा है, ठीक है। 1206 से लेके 1526 तक थोड़ा बहुत एक दो शासक आए हैं जो हिंदुओं के त्योहार में भाग लेते हैं, लेकिन उसका कोई बहुत मतलब नहीं रहता है, क्योंकि
हिंदुओं के मंदिर पे तो हमले तब भी होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बंद हो गया है। हिंदुओं को विशेष पद नहीं दिया जा रहा है, उनको अधिकारी वर्ग से दूर रखा गया है, सूबेदारी नहीं सौंपी जा रही है, तुर्क अमीरों को ही शासन प्रशासन में पूरी भागीदारी है। तो कहाँ, तो पूरा का पूरा शासन कैसा हो गया, धार्मिक हो गया ना, सीधी सी बात है। आज के जैसा कोई शासन तो हमारा चल नहीं रहा है, शासन तो राजतंत्रीकरण वाला चल रहा है, उसमें भी गैर वंशानुगत है, वंशानुगत है ही नहीं। जो सीधी सी बात है, जिसकी तलवार में धार है वो गद्दी हथिया लेगा, ठीक है। तलवार की शक्ति के बल पर इसको अपनाया जाता है, ठीक है। तो दो तीन बातें मैंने, तीन चार बातें बताई कि सल्तनत का प्रशासन का स्वरूप धर्मतांत्रिक है, ठीक। पहली बात, इस्लामी कानून, शरीयत, कुरान, हदीस या कयास के आधार पर चलता है, ठीक है। जो राजा हैं, अगर हाँ, सल्तनत काल में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, हालांकि विश्व में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन है, विश्व में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन व्यक्ति है, महमूद गजनवी। करने वाला कौन है, महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी है। लेकिन ये सल्तनत काल का तो भाग है नहीं, मैंने समझाने के लिए बता दिया। अब आते हैं प्रशासन पे सीधे सीधे सल्तनत काल के। सल्तनत काल के प्रशासन में सर्वोच्च पे कौन है, सबसे ऊपर कौन है, सुल्तान है, ठीक है। सुल्तान सर्वे सर्वा है, ठीक है, सुल्तान सर्वे सर्वा है। सुल्तान के नाम से ही वो पद को धारण करता है, यानी कि पहले नंबर पे तो ये हो गया। फिर इसके बाद दूसरे नंबर का कौन व्यक्ति है, वजीर है, जो प्रधानमंत्री है, ठीक है। सुल्तान के बाद सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन सा है, वजीर है, ठीक। इसके बाद एक 4 लोगों की मंत्रिपरिषद रहती है। आज के समय में इसको समझें जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर है। कैबिनेट मिनिस्टर में केंद्र सरकार की हम बात करें, ये केंद्रीय प्रशासन है, राज्य प्रशासन नहीं है, ये केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, केंद्रीय प्रशासन है। राज्य का प्रशासन अलग है, पहले आप केंद्रीय प्रशासन आज समझ लीजिए, राज्य का प्रशासन कल समझिएगा, ठीक है। सुल्तान सर्वे सर्वा है सल्तनत काल में, यही सब कुछ है, सारी शक्ति का स्रोत, ठीक है। सारी शक्ति का स्रोत क्या, कौन है, सुल्तान है, ठीक है। इसी में सारी शक्ति समाई हुई है, सुल्तान ही असली सब कुछ है। उसके बाद सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन सा है, वजीर, प्रधानमंत्री जिसको कहा जाता है, बाद में जिसको खाने, कहीं कहीं खाने जहां की भी उपाधि दी गई है, खाने जहां की उपाधि, ये वजीर के लिए खाने जहां। फिर 4 लोगों को मंत्रिपरिषद में जगह मिलती है, यानी कि वजीर के बाद सबसे पावरफुल व्यक्ति कह सकते हैं कि ये 4 लोग हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वजीर के साथ में, लेकिन मोटा मोटा ये मान लीजिए कि वजीर के साथ में ही 4 लोगों को मंत्रिपरिषद में जगह मिलती थी। यही वो लोग हैं जो पूरी शासन व्यवस्था को सल्तनत काल में देखते हैं, ताकते हैं, ठीक है। अब ये 4 लोग कौन है, मैं नाम आपको बता दे रहा हूं। पहला तो ये वजीर ही हो गया, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा कौन है, आरिज मुमालिक, आरिज मुमालिक है दूसरा, ठीक है। तीसरा कौन है, तीसरा है दीवाने इंसा। अभी इन सब के नाम में वो विभाग बताऊंगा, पहले आप मंत्रिपरिषद समझ लीजिए। तीसरा दीवाने इंसा है, ठीक है। और चौथा है दीवाने रसालत, दीवाने रसालत, ठीक है। ये जो 4 लोग हैं, 4 लोगों की जो मंत्रिपरिषद है, वजीर है, आरिज मुमालिक है, दीवाने इंसा है, दीवाने रसालत, ये 4 लोग सबसे पावरफुल हैं सुल्तान के बाद। वैसे अगर इंडिविजुअल के तौर पे देखेंगे तो वजीर जो प्रधानमंत्री है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मंत्रिपरिषद बनाई गई उसमें वजीर भी सम्मिलित है, आरिज मुमालिक भी है, दीवाने इंसा है, दीवाने रसालत भी है, कहीं कहीं रिसालत भी लिखा मिलता है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो ये जो 4 लोग हैं
ये पूरी शासन व्यवस्था को देखने ताकने के लिए तैयार हैं। किस आधार पे? इस्लामी कानून के आधार पे पूरी व्यवस्था को देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे अधिकारी हैं, 4 लोग तो हैं, 7-8 लोग, मान लीजिए कि 7-8 लोग बहुत पावरफुल मंत्री हैं, ठीक है। ये तो 4 तो मैंने नाम लिखवा ही दिया है, ठीक है। अब जैसे ये वजीर है, पहले ये भी एक सैनिक होता था, लेकिन बाद में ये राजस्व विभाग का सर्वे सर्वा हो गया। पहले थोड़ा सा इसको समझते चलिए एक एक लोगों को। राजस्व विभाग का सर्वे सर्वा हो गया। अब राजस्व विभाग में वजीर इतना बड़ा है, इतना बड़ा पद है, सब कुछ देख ताक रहा है। जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती गई, जैसे जैसे शासन प्रशासन बढ़ता चला गया, तो क्या हुआ, इसकी सहायता के लिए 2 लोग हो गए, यानी कि वजीर की सहायता के लिए एक हो गए, होता है मुस्तौफी, एक होता है मुस्तौफी, दूसरा होता है मुशरिफ, ठीक है। एक होता है मुशरिफ और दूसरा होता है मुस्तौफी, ठीक है। मुस्तौफी, ये मुशरिफ कौन है? ये राज्य की आय का पूरा राज्य की आय का पूरा लेखा जोखा रखता है। और मुस्तौफी क्या है? ये व्यय विभाग से संबंधित है, यानी कि जो राजस्व की आय है, जो राजस्व के आय है तो व्यय हो रहा है सरकार का, राजकोष से जा रहा है, तो मुशरिफ जो है ये आय को देख रहा है सरकार की, मुस्तौफी जो है ये व्यय को देख रहा है कि सरकार का कितना व्यय हो रहा है, और मुशरिफ इस तरह से देख रहा है। ये जो मुशरिफ और मुस्तौफी हैं ये वजीर की सहायता के लिए है, ठीक है। वजीर मैंने पहले बताया, पहले ये भी एक सामान्य सा सिपाही होता था, मगर 13वीं शताब्दी के एंड में खास करके बलबन के बाद से जो है वजीर का पद काफी बढ़ गया था। हालांकि बलबन के पहले क्या होता है, इसको 14वीं शताब्दी आप मान लीजिए, 14वीं शताब्दी, क्योंकि इस समय तो बलबन के पहले नायब मुमलकत का एक पद बन गया था जो है, ठीक है, जो वजीर से भी ऊपर हो गया था। एक मिनट साथियों, वजीर से भी ऊपर हो गया था। 14वीं शताब्दी से मान लीजिए कि वजीर जबरदस्त पावरफुल में चल रहा है, ठीक है। इसीलिए इसकी सहायता के लिए क्या किया जाता है वजीर की, ये तो मान लीजिए कि दोनों लोग हैं, मुशरिफ और मुस्तौफी, वजीर की और सहायता के लिए इसके ऊपर काम बढ़ गया है। नायब ए वजीर का, नायब ए वजीर के पद का गठन किया जाता है, यानी कि वजीर की सहायता के लिए एक व्यक्ति को और नायब बना दिया जाता है वजीर का। बाकी तो ये जो मुशरिफ और मुस्तौफी हैं ये तो है ही। इस तरीके से एक वजीर जो है पावरफुल है, कितना पावरफुल है अब आप इस बात से समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो नायब वजीर का पद बनाया था इसको इल्तुतमिश ने बनाया था, मैं बता दे रहा हूं। अगर बाई चांस बोर्ड में कैमरे की वजह से ना दिख रहा हो तो मेरी आवाज आपके कानों में जा रही होगी। वजीर की मदद के लिए एक पद इल्तुतमिश ने और बना दिया था, नायब ए वजीर इल्तुतमिश ने, ठीक है। वजीर ये तो दिख ही रहा होगा, मुशरिफ और मुस्तौफी जो वजीर की सहायता करते हैं। तो ये हो गया मोटा मोटा वजीर से संबंधित। अब इसको मिटा दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कठिन तो है ही सल्तनत कालीन प्रशासन, क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतने सारे अधिकारी हैं, उनके विषय में जानना समझना। लेकिन यह है कि चार्ट बाई अगर आप समझेंगे, जैसे चार्ट के द्वारा समझेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी वजीर के विषय में बताया, तो अगर उसको बना लेंगे अच्छे से कि वजीर की सहायता के लिए मुशरिफ और मुस्तौफी थे जो आय और व्यय से संबंधित थे, एक नायब वजीर का पद का सृजन करता है, बनाता है कौन, इल्तुतमिश इस बात को देखता है, क्योंकि साम्राज्य जब बढ़ने लगता है तो वजीर के ऊपर जिम्मेदारी आती है, तो क्या करे वजीर, ठीक है। फिर थोड़ा सा पद का नाम देख लेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे क्या होता है, आरिज मुमालिक। आरिज मुमालिक कौन है? आरिज मुमालिक, आरिज मुमालिक, ये सब आप अधिकारी समझ लीजिए, ठीक है। अधिकारी वर्ग है, अमीर वर्ग है, मंत्री लोग हैं, कुछ भी कह लीजिए, ये मंत्री ही मान लीजिए, ये अधिकारी मंत्री ही है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो आरिज मुमालिक कौन होता है? ये सेना मंत्री होता है, ठीक है, ये सेना मंत्री है, ये इसका नाम है आरिज मुमालिक। और इसके विभाग का क्या नाम है? इसके विभाग का नाम है दीवाने अर्ज, ठीक है। विभाग का क्या नाम है? विभाग का नाम है
दीवान ए अर्ज। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज, कहीं कहीं आप दीवान ए आरिज भी देखते होंगे, मैं आरिज भी लिख दे रहा हूं। ठीक है, दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज नाम का विभाग है, जिसका प्रमुख कौन है? आरिज ए मुमालिक। ये सेना मंत्री है। अमूमन तौर पे पूरे सल्तनत काल में कुछ शासकों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश शासक जो है, जो सुल्तान होता था वही आरिज ए मुमालिक भी होता था। यानी कि सुल्तान का जो पद होता था, सुल्तान ने आरिज ए मुमालिक की शक्ति को ले रखा था, किसी अन्य को नहीं देता था। कारण, क्योंकि सेना पे नियंत्रण, सेना पे वही व्यक्ति नियंत्रण कर सकता है, खास करके सल्तनत काल में, जो बहुत विश्वसनीय हो। और सुल्तान को ज्यादा किसी पे विश्वास नहीं होता था, क्योंकि वो भी तो विश्वासघात करके आए हैं। जो व्यक्ति खुद विश्वासघात करके गद्दी पर बैठा है, वो दूसरों पे कितना विश्वास कर पाएगा? सीधी सी बात है, आप खुद ही सोच लीजिए। इस वजह से सेना पे नियंत्रण के लिए सुल्तान को सबसे अच्छा यही आइडिया समझ में आता था कि उस विभाग को वो खुद रख लेता था। ठीक है, मेन बात यह है, कुछ शासकों को छोड़ दिया जाए तो इसमें क्या होता था सेना मंत्री का। हालांकि ये इसके बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी नियुक्त कर देता था सुल्तान। ठीक है, वो अपने सेना का रख रखाव देखते थे, सब सारी चीज करते थे। जैसे अलाउद्दीन के समय मैंने क्या बताया था कि अलाउद्दीन के समय में हुलिया तथा घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू हुई थी। दागने की प्रथा की शुरुआत हुई थी, किसने किया था? अलाउद्दीन ने। यह प्रश्न आता है, कई बार आता है। ठीक है, अलाउद्दीन ने हुलिया तथा दागने, घोड़ों को दागने की प्रथा। ठीक है, दूसरा, अस्थाई सेना का निर्माण पहली बार किसने किया था? अस्थाई सेना का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन ने किया था। ठीक है, नगद वेतन देने का काम पहली बार किसने किया था? अलाउद्दीन ने किया था। तो अलाउद्दीन खुद भी आरिज मुमालिक है। ठीक है, उसके अंदर पूरी शक्ति समाहित है, बशर्ते कि वो सेना को इतना संगठित बनाता है, जैसा कि बर्नी ने भी बताया था तमाम सारे स्रोतों से कि एक समय में इसकी सेना 4,75,000 के करीब में थी, और वो एकता व्यवस्था में बहुत विश्वास नहीं करता था। ठीक है, एकता व्यवस्था भी मैं बताऊंगा कि एकता व्यवस्था क्या है। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा देख लिया जाए, क्योंकि एकता व्यवस्था वाला जो है वो राजस्व से संबंधित क्षेत्र आ जाएगा। सॉरी। तो ये हो गया सेना मंत्री आरिज ए मुमालिक। ठीक है, फिर तीसरा जो आता है, क्या आता है? दीवान ए इंसा। ये प्रकार से कह सकते हैं कि पत्र विभाग का कार्यालय था, जिसमें राजकीय पत्र उत्तर का आदान प्रदान होता था अन्य लोगों से, वही चीज था। ठीक है, दीवान ए इंसा। फिर है दबीर दबीर ए खास। ठीक है, दबीर ए खास होता था, वही मैं बता रहा था कि ये प्रकार से अमीर मुंशी था। ठीक है, और इसका जो विभाग होता था वही दीवान ए इंसा। ठीक है, शाही पत्र व्यवहार का रख रखाव या प्रबंधक होता था। ठीक है, इसी के अंतर्गत सारी चीजें होती थी। जो पत्र व्यवहार होता था, यानी कि सल्तनत का जो पत्र व्यवहार होता था, एक दूसरे क्षेत्र में जाना है, भेजना है, सब सारी चीज कौन करता था? यही दीवान ए इंसा होता था। ठीक है, दबीर एक खास व्यक्ति था इसका। ठीक है, जिसको अमीर ए मुंशी भी कहा जाता है। फिर था दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत को थोड़ा सा लेके इतिहासकारों में भेद है, क्योंकि
कुछ लोग जैसे कि एक डॉक्टर IH कुरैशी हैं, ये इन लोगों का कहना है कि ये धार्मिक मामलों का व्यक्ति था, पर ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अपील मंत्री है। डॉक्टर PN चोपड़ा जैसे लोग भी मानते हैं कि अपीली मंत्री था, यानी कि कोई चीज अपील होके जाती थी। लेकिन काफी जगह पे इसको विदेश मंत्री तक कहा गया है, ठीक है। दीवाने रसालत को विदेश मंत्री तक कहा गया है, ठीक है। तो दीवाने रसालत को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कई सारे इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से कहा है। अगर आपके सामने आए तो इसको विदेश मंत्री कह सकते हैं, ठीक है। फिर कौन है अगला? सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर ये धार्मिक मामलों का अध्यक्ष होता था। धार्मिक मामलों का अध्यक्ष होता था, ठीक है, अध्यक्ष होता था, ठीक। सद्र सुदूर धार्मिक मामलों का अध्यक्ष होता था। और इसी के कह सकते हैं कि एक पद होता था काजी उल कुजात का। काजी उल कुजात का जो न्याय विभाग से संबंधित था, जिसका प्रमुख कौन होता था? काजी होता था, ठीक है, न्याय विभाग से संबंधित होता था। इस पद को काजी उल कुजात को मैंने इसलिए लिखा है कि ये जो दोनों विभाग होते थे, अमूमन एक ही व्यक्ति के पास में ये दोनों पद होता था। एक ही व्यक्ति के पास में ये दोनों पद होता था, दोनों पद होता था। यानी कौन? सद्र उस सुदूर जो धार्मिक मामलों का अध्यक्ष होता था, सर्वे सर्वा होता था, और काजी उल कुजात जो न्याय विभाग का सर्वे सर्वा होता था, जिसको काजी कहा जाता था। ये जो दोनों पद हैं वो एक ही व्यक्ति के पास में होते थे। ये चीज है, ठीक है। इस तरह से है सल्तनत कालीन प्रशासन की। ये प्रमुख अधिकारी हैं जो आते हैं, लगातार आते हैं, पूछे जाते हैं, उनके विषय में आज चर्चा हो रही है, ठीक है। मैं जैसा कि मैंने कहा है कि 2-3 वीडियो में पूरा हो पाएगा, क्योंकि 3-4 घंटे के पूरी बात है। फिर होता था अगला बारिद ए मुमालिक। बारिद ए मुमालिक, बारिद ए मुमालिक। बारिद ए मुमालिक कौन होता था? ये गुप्तचर विभाग होता था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। विभाग का प्रमुख होता था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, जिसको क्या बोला जाता था? बरीद बोला जाता था, दीवाने बरीद, ठीक है, दीवान ए बरीद, ठीक है। ये मैं केंद्रीय प्रशासन की बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है, प्रांतीय प्रशासन की बात नहीं हो रही है। दीवाने बरीद होता था, और इसकी सहायता के लिए बहुत सारे छोटे छोटे अधिकारी रहते थे जो टहलते रहते थे, ठीक है ना, बहुत सारे होते थे। अगले लेक्चर में उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो सब प्रांतीय स्तर पे फिर चले जाते हैं, प्रांत से फिर परगने जिले की ओर चले जाते हैं, जिले से परगने की ओर चले जाते हैं, तो वहां पे उन सबका नाम बताऊंगा जब कल प्रांतीय प्रशासन पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। ये हो गया। कुल मिला के ये गुप्तचर विभाग है। और आप देखते हैं कि बलबन ने जब बारिद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी, बलबन ने इस विभाग की स्थापना की थी, तो बलबन के समय में गुप्तचर विभाग जबरदस्त रोल प्ले कर रहा था। यानी कि इतनी सशक्त गुप्तचर व्यवस्था थी बलबन की कि छोटी सी छोटी सूचना बलबन को दरबार तक मिल जाती थी। बलबन की गुप्तचर व्यवस्था जबरदस्त थी सल्तनत काल में। उतनी शानदार व्यवस्था गुप्तचर की किसी के शासन समय में नहीं थी जितनी बलबन के समय में थी, हमने देखा है, ठीक है। फिर अगला है वकील ए दर, ठीक है, वकील ए दर। ये होता था, जो व्यक्ति होता था, मंत्री होता था, ये सुल्तान के अंतःपुर का, यानी कि सुल्तान का जो महल होता था उसका प्रमुख होता था। सुल्तान के अंतःपुर का, अंतःपुर का मतलब ही महल होता है, ठीक है। सुल्तान के अंतःपुर का प्रमुख होता था, प्रमुख होता था, यानी कि अंदर की सारी गतिविधियां इसी के मार्फत होती थी, यही पूरी व्यवस्था को देखता था, ताकता था, ठीक है। ये हो गया। फिर कुछ और भी होते थे, जैसे दीवान वकूफ, दीवान ए वकूफ,
दीवाने वकूफ। इसकी स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, कुछ विभाग ऐसे हैं जिनकी पूछता है कि किसने किया था स्थापना, जैसे दीवाने मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी विभाग की? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। प्रशासन बहुत बड़ा है सल्तनत काल का, बताते बताते आदमी और आप लोग लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है 2-3 क्लास में उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर दीवाने अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना जो कृषि विभाग से संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने अमीर कोही का मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना किया था। इसी तरीके से दीवाने बंदगान है, दीवाने खैरात है, इन सब की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि इस तरह से है। अब थोड़ा सा जो मैंने बताई 11-12 अधिकारियों के नाम जो विभाग हैं, और सारे विभाग हैं जो छोटे छोटे हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अभी बात बात में आदमी बताएगा उसको, लेकिन अब आप जान लीजिए थोड़ा सा इसकी चर्चा हो जाए। जैसे सुल्तान के बाद जो होता था उलेमा वर्ग जबरदस्त होता था। सुल्तान के बाद तो हालांकि अमीर होते थे। अमीर कौन होते थे? जो सुल्तान के बाद अधिकारी होते थे, जिनको अमीर के पद पर बिठाया जाता था, कहीं की जो जागीरदारी दे दी जाती थी, सूबेदारी दे दी जाती थी, या ये कह सकते थे कि अमीर ऐसे मंत्री होते थे जो सुल्तान के आगे पीछे घूमा करते थे, सुल्तान के साथ में शासन व्यवस्था में पूरी तरह से सहयोग करते थे। अमीर वो लोग होते थे। फिर उलेमा वर्ग का आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, उलेमा वर्ग। जैसे फिरोज शाह तुगलक का पूरा शासन उलेमा वर्ग के द्वारा ही संचालित होता है। ये उलेमा वर्ग कौन है? उलेमा वर्ग स्पेशली जो है, उलेमा वर्ग जो है वो जो इस्लामी धर्म है, इस्लामी धर्म के वाहक हैं। वाहक यानी कि ये उलेमा वर्ग जो है इस्लामी धर्म पुरोहित है, कह सकते हैं, या इन्हीं को व्याख्याकार कह सकते हैं। इस्लाम की व्याख्या करने का, जैसे हमारे यहाँ संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार किसको दिया गया है? हमारे यहाँ संविधान की व्याख्या का अधिकार करने का एकमात्र अधिकार किसको है? माननीय सुप्रीम कोर्ट को है। वैसे ही इस्लाम की व्याख्या करने का अधिकार जो है वो उलेमा वर्ग को है। ठीक है, इस्लामी व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार किसको है? तो उलेमा वर्ग को है। इसी उलेमा वर्ग में बड़े बड़े मुस्लिम मौलवी लोग मौजूद हैं। मौलवी ही कहा जा सकता है इनको। मुस्लिम मौलवी हैं जो धर्म से बिल्कुल से ओतप्रोत हैं। मौलवी इस्लामी धर्म को पूरी दुनिया में फैला देना चाहते हैं। फिलहाल जहां पे हैं वो वही काम कर रहे हैं। तो ये जो उलेमा वर्ग है ये इस्लामी धर्म की व्याख्या करने का ठेका ले रखा है। यही इस्लामी ठेका का मतलब कि ठेका जैसे एकमात्र किसी क्षेत्र को, मान लीजिए कि शराब का ठेका इस पूरे क्षेत्र में किसी को व्यक्ति को दे दिया जाए तो अपना चला रहा है। उसी तरीके से इस पूरे क्षेत्र में सल्तनत काल में यहाँ पे जो इस्लामी कानून के अनुसार शासन संचालन चल रहा है, तो उस इस्लामी कानून को व्याख्या कौन करेगा? यही करेगा ना, उलेमा वर्ग करेगा। उलेमा का मतलब मुस्लिम मौलवी लोग हैं, उसमें बहुत सारे मुस्लिम मौलवी लोग शामिल हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये उलेमा वर्ग है जो लगातार सुल्तान के ऊपर हावी रहने की कोशिश करता है, क्योंकि ये भले भी धर्म के आधार पे चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये चाहता है कि इसका शासन प्रशासन में पूरी भागीदारी रहे, यानी कि शासन तंत्र में इसकी पकड़ सर्वाधिक रहे, इसकी पकड़ सर्वाधिक रहे, सर्वाधिक मजबूत रहे। इसी वजह से ये जो उलेमा वर्ग है ये अपने ही नुमाइंदे, अपने ही लोगों को, जिन लोगों को कहता है, ठीक है, जिन लोगों को ये कहते हैं जो इस्लामी कानून के अनुसार से, शरीयत कानून से अनुसार पूरी तरह से चलते हैं, वो लोग उलेमा वर्ग को बहुत महत्व देते हैं। ठीक है, लेकिन
जैसे अलाउद्दीन है, मोहम्मद बिन तुगलक है, उलेमा वर्ग को डांट डपट के रखता है, बिल्कुल से कह सकते हैं कि ध्यान ही नहीं देता, इनकी कोई बात को ध्यान नहीं देता। जैसे कि जब मैं आपको बताऊं, जब अलाउद्दीन गद्दी पे बैठता है तो कुछ साल के बाद बरनी इस बात को कहता है कि अलाउद्दीन गद्दी पे बैठा है, सुल्तान की गद्दी पे बैठा है, उसको इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि शरीयत के अनुसार क्या सही है क्या गलत है, वो सिर्फ अपने अनुसार अपने विचार को ही मानता है, और उलेमा वर्ग को तो उसने बिल्कुल जूत की नोक पे रखा है। तो अलाउद्दीन ऐसा शासक है जो किसी पे ध्यान नहीं देता। मोहम्मद बिन तुगलक उलेमा वर्ग को बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। हालांकि ये लोग खलीफा के नायब के रूप में, जैसे खलीफा कौन है, खलीफा इस्लामी जगत का कह सकते हैं कि एक प्रतिनिधि है, सर्वोच्च प्रतिनिधि है, क्योंकि पैगंबर तो सर्वेसर्वा है, पैगंबर के बाद खलीफा है। खलीफा क्या होते हैं, इस्लामी जगत का सर्वोच्च प्रतिनिधि है, यानी कि जो पैगंबर ने कहा है उनकी बातों को हम प्रतिनिधि के रूप में देश दुनिया में फैलाएंगे, ठीक है। इस प्रतिनिधि के रूप में, यानी कि जब ये प्रतिनिधि हो गया खलीफा, तो इस खलीफा के नायब के रूप में, खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में जो सल्तनत काल के शासक हैं वो शासन चला रहे हैं। इसीलिए इल्तुतमिश हो, अलाउद्दीन हो, मोहम्मद बिन तुगलक हो, फिरोज तुगलक हो, सभी लोग क्या उपाधि लेते हैं, खलीफा से मानपत्र लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक शासक ऐसा भी है जो खलीफा से मानपत्र नहीं लेता है और खुद को ही खलीफा घोषित कर देता है, वो है मुबारक शाह खिलजी। मैंने बताया था मुबारक शाह खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है, स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है, ठीक है। ये है उलेमा वर्ग है। खलीफा मैंने बता दिया कि इसके ऊपर इस्लामी जगत में कुछ नहीं है खलीफा से ऊपर, ठीक है। और खलीफा क्या है, इस्लामी जगत का सर्वोच्च प्रतिनिधि है, पूरे इस्लाम का प्रतिनिधि है, ये सर्वोच्च प्रतिनिधि है जो इस्लाम खलीफा बन गया है, यानी कि पूरे इस्लामी जगत में सबसे नंबर 1 का व्यक्ति है वो। क्यों? क्योंकि वो प्रतिनिधि है प्रकार का, ठीक है। तो ये व्यवस्था, इस व्यवस्था के अनुसार सल्तनत काल का प्रशासन आगे चलता है, ठीक है। लेकिन वही बात होती है कि जब शासक किसी की बात नहीं सुनता और शासक मजबूत हो, अलाउद्दीन जैसा शासक हो जो किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता, उलेमा वर्ग से बात करना पसंद नहीं करता है, मोहम्मद बिन तुगलक बात करना पसंद नहीं करता। कई सारे इतिहासकारों ने बताया है कि उलेमा वर्ग बिल्कुल उपेक्षित हो गया था इन लोगों के समय में। लेकिन वही जो शासक सैनिक रूप से कमजोर रहेगा वो उलेमा का हाथ पकड़ेगा ही पकड़ेगा, जैसे फिरोज शाह तुगलक। 1 मिनट साथी, ठीक है। तो इस तरह से व्यवस्था चल रही है, सल्तनत काल का प्रशासन इस तरह से चल रहा है, ठीक है। और क्या होता है, जैसे मैंने बताया है कि 4 मंत्री मंत्रिपरिषद में होते थे, मैंने शुरू में ही नाम लिखवा दिया। और जैसे होता ये था कि मंत्रिपरिषद चली, उसके अलावा भी जैसे दबीर खास है, दबीर खास है, या जिसको कहा जाता था बार ए खास, बार ए खास वो होता था जिसमें कि सुल्तान दरबार के सभी अमीरों को, सभी मौलवियों को, सभी मालिकों को, खानों को, सबको बुलाता था, सबसे मंत्रणा लेता था, ठीक है। बार ए खास ये हो गया, आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। बार ए खास ऐसा व्यवस्था था जिसमें सुल्तान सभी दरबारियों को, अमीरों को, मलिकों को, खानों को, सबको बुलाता था, सबसे राय लेता था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रकार से कह सकते हैं कि आम जनसभा जैसे थी कि जिसको सुल्तान चाहे उसको बुला ले। फिर एक दूसरा शब्द था बार ए आजम, ठीक है। बार ए आजम क्या होता था, ये एक जनसभा ये जो बार ए आजम है, ये जनसभा एक हाल होती थी, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था कि पूरा सरकार का यानी कि राजकाज होता था, ऐसा नहीं कि कहीं भी होता था, नहीं,
एक बहुत बड़ा सा हाल जितना भी बड़ा बन जाए, उसका नाम होता था। जिस हाल में बैठ के राज व्यवस्था के कामकाज को निपटाया जाता था, उस हाल को बोला जाता था बारे आजम। बारे खास वो होता था कि जब सुल्तान सभी लोगों को बुला ले, दरबारियों को बुला ले, जितने दरबार में आए हुए हैं, मलिक हैं, खान हैं, अमीर हैं, मौलवी, सबको बुला के चर्चा करता था। तो ये दो व्यवस्था थी, ठीक है। बाकी कुछ और लोग भी थे, कुछ और भी अधिकारी होते थे। जो अधिकारी हैं मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जैसे एक अधिकारी होता था मीर ए सामान, मीर ए सामान होता था, ठीक है। दूसरा होता था अमीर ए हाजिब। मैं आगे बता रहा हूं कि इनका काम क्या होता था, अमीर ए हाजिब। और एक होता था अमीर ए आखुर या मलिक आखुर कह सकते हैं, मलिक आखुर। मलिक आखुर के नाम से आपको लोगों को कुछ याद आ जाना चाहिए अगर मेरी क्लास देखा होगा आप लोगों ने तो। देखिए पहले मीर ए सामान। मीर ए सामान कौन होता था? ये सुल्तान के महल तथा कारखानों का प्रबंधक होता था, कारखानों का प्रबंधक होता था, ठीक है, ठीक है। सुल्तान का महल तथा कारखानों का ये प्रबंधक होता था कौन? मीर ए सामान। आमिर ए हाजिब, नहीं अमीर है अमीर, वही मुझे भी लग रहा था। अमीर ए हाजिब है। अमीर ए हाजिब क्या करता था? एक मिनट। ये दरबार की व्यवस्था का प्रबंधक था, दरबार की व्यवस्था करने वाला अधिकारी था अमीर हाजिब। दरबार की व्यवस्था का मतलब कौन कहाँ पे बैठेगा, अमीर कहाँ पे बैठेगा, मलिक कहाँ बैठेंगे, खान कहाँ बैठेंगे, दरबार के जो अन्य लोग हैं वो कहाँ पे बैठेगा, प्रथम द्वितीय तृतीय, दरबार की सारी शान शौकत का प्रबंधक मालिक कौन था? अमीर हाजिब था, ठीक है। सुल्तान को कहना नहीं पड़ता था, सारी व्यवस्था इसको करना पड़ता था अपने तरीके से, जैसा उचित समझे। फिर है मलिक आखुर। मलिक आखुर क्या होता था? शाही अस्तबल का, शाही अस्तबल मतलब समझ रहे हैं, यानी कि सरकार का अस्तबल। जो एक सामान्य अस्तबल होता था, एक शाही अस्तबल होता था। शाही अस्तबल में सरकार यानी कि जो महल, यानी कि जो सुल्तान और सुल्तान के घर परिवार से संबंधित लोग हैं उनके लिए अस्तबल होता था, उनके लिए जो घोड़ा होता था शाही, यानी कि सुल्तान के घर परिवार के लोगों का, ठीक है, वो जो अस्तबल होता था, घोड़ा होता था, घोड़ा रखने की जगह, तो ये शाही अस्तबल का प्रमुख होता था। शाही अस्तबल का प्रमुख होता था, मैंने बता ही दिया। जो घोड़ों के रख रखाव और सुरक्षा से संबंधित ये सब प्रश्न आए हुए हैं, लगातार आते हैं, आप उठा के देख लीजिए, ठीक है। मलिक आखुर मैंने आपको बताया कि अगर मेरी क्लास देखे होंगे तो आपको याद आ गया होगा। मलिक आखुर का पद यही है कि जब रजिया सुल्तान के समय में एक हबशी इथियोपियाई व्यक्ति याकूत नाम का था, उसको मलिक आखुर का पद दे दिया था, यानी कि शाही अस्तबल का प्रमुख बना दिया था। इस वजह से जो रजिया सुल्तान के विरोधी रहते हैं, विरोधी गुट रहता है जिसमें अल्तुनिया रहता है, तगीन रहता है, ये सब लोग जो है याकूत के विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि एक याकूत काला कलूटा सा रहता है। काला कलूटा सा मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इतिहासकारों ने कहा है, बदसूरत सा व्यक्ति रहता है और शाही अस्तबल का प्रमुख वो बना देती है रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के काफी करीब वो हो जाता है मलिक आखुर। तो अब मलिक आखुर वही है, ठीक है, जिसको अमीर आखुर भी बोला जाता है कहीं के पे। तो ये रहा दोस्तों केंद्रीय प्रशासन की थोड़ी सी बातें, पूरी बात नहीं है, अभी बहुत प्रशासन में बचा है। चूंकि क्लास काफी लंबी हो गई है, 40-45 मिनट की हो गई है, तो फिर सल्तनत काल के प्रशासन में 3 वीडियो कम से कम बनेंगे, 3 से 4 वीडियो, ठीक है। और आप लोगों को धैर्य से देखना पड़ेगा, और अगर आप कॉपी पेन लेके लिखते जाएंगे तो मैं विश्वास दिला सकता हूं
कि मैक्सिमम प्रश्न आपके सल्तनत काल के प्रशासन के फंसे ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी कौन किस विभाग की स्थापना किया है, मैंने 4 ही 5 विभाग बताया है, ठीक है। अब बताते बताते इतनी जल्दी टाइम निकल जाता है, तो दूसरे लेक्चर में हम बताएंगे इसको। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा साथ दीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, ठीक है। नमस्कार।